नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं डिम्पी कालरा और सबसे पहले आज यही देखेंगे कि ग्लोबल संकेत कैसे मिलते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से रणनीति बनाना शुरू कर देंगे। ऑलमोस्ट आपको मालूम ही है कि त्योहारी मांग अब धीरे धीरे सिमट रही है, त्यौहार भी धीरे धीरे सिमट रहे हैं। बाजार यूएस इलेक्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा क्योंकि जो गैप था हिलेरी क्लिंटन के बीच में और ट्रंप के बीच में वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, इसलिए ग्लोबल प्रेजेंस पर डे के हिसाब से नोटिस करनी होगी। चलिए इस बीच फटाफट से एक मार्केट आउटलुक ले लेते हैं और आप पहले ये समझ लेते हैं कि बाजार के अंदर आखिरकार हुआ क्या है लास्ट सेशन के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे से एक का मूव समझते हैं। मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से एक रेंज के अंदर आते हुए दिखेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे अभी भी आपको ज़्यादा निर्भर होना होगा। वो इस वजह से क्योंकि यूएस इलेक्शंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी कि एफआईज और डीआईज के संकेत भारतीय बाजारों को लेकर अभी भी कैसे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कैश मार्केट में हालांकि एफआईज की तरफ से पहले भी बिकवाली रही है और पूरे अक्टूबर मंथ के अंदर ही हमने एफआईज के अंदर बिकवाली आते हुए दिखे, बल्कि डीआईज इस मुकाबले यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखे हैं। 8665, 8670 ऊपरी स्तर से निकलना मुश्किल है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि पूरे अक्टूबर महीने के अंदर बाजार ने कभी भी 8550 को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं दिखाया और 8750 ऊपर जाते समय उसको तकलीफ हो रही है। तो 150 पॉइंट की जो रेंज है ये पूरी तरह से बनी रहेगी, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इस समय एशियन मार्केट्स कमजोर, लेकिन एसजीएक्स मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए आपको बेहतर संकेत दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत से पहले संकेत बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, और जिस तरह से डिम्पी ने भी मेंशन किया कि ग्लोबल इवेंट्स इस वीक के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली यूएस मार्केट से क्या क्यूज निकल कर आ रहे हैं। हालांकि आज की शुरुआत से पहले जो संकेत है, अगर इंटरनेशनल मार्केट से जो इंडिकेशंस मिल रही हैं उसको देखें तो न्यूट्रल है। यूएस मार्केट्स थोड़े से नेगेटिव बैच के साथ बंद हुई, यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव हमने देखा, और एशियन मार्केट्स अभी मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। एफ&ओ से जो क्यूज मिल रहे हैं वो भी न्यूट्रल साइड पर ही हैं, और टेक्निकल्स भी, जिस तरह से डिम्पी ने भी कहा कि एक रेंज में ही कामकाज पिछले काफी सेशन से हो रहा है और शायद वही रेंज आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी। डीआईज लगातार बाहर रहे हैं, जब से एफआईज ने बिकवाली करनी शुरू की है तब से एक सपोर्ट में आए हैं डीआईज। एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की और सेंटिमेंट्स में भी न्यूट्रल ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्यूज हैं आज के लिए स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट से, वो समझ लेते हैं। रजत से मौजूद है हमारे साथ। बताइए रजत, क्या क्यूज है आज के लिए? जी बिल्कुल, एशियन मार्केट से काफ़ी मिले जुले संकेत निकल रहे हैं। निके बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली हैंगसेंग और शंघाई में तेजी इसलिए बनी क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बाजार के अनुमान से बेहतर थे। उसका असर चाइनीज मार्केट पर साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन जो फोकस है, जैसे भी डिम्पी ने कहा, वो है अमेरिकन मार्केट्स पे कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अब नजदीक आते चले जा रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली जो यूएस मार्केट हैं वर्ल्ड वाइड ट्रैक होंगे। पिछले सत्र में हल्की गिरावट देखने को मिली थी डाउ जोन्स एसएनपी में, यूरोपीय बाजार में भी 0.25 से 1% के आसपास से गिरावट देखने को मिली। तो नर्वस है, कॉशियस है इस समय ट्रेडर्स। 8 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम एरिया निकला वो था हिलरी से जुड़े नए ईमेल्स की जांच जारी है। यूएस एफबीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। मुद्दा है प्राइवेट ईमेल सर्विस का इस्तेमाल किया हिलरी क्लिंटन ने ईमेल्स भेजने के लिए, और ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिहाज से एक नेगेटिव था। उसका इम्पैक्ट देखिए आप, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़त थी हिलरी और ट्रंप के बीच में। हिलरी क्लिंटन आगे थी पोल्स में, लेकिन ये जैसी खबर आई उसके बाद से वो जो बढ़त थी, उसका जो गैप है वो नैरो हुआ। उसका असर मार्केट ने फैक्टर करने की कोशिश की। एक अच्छी शुरुआत थी यूएस मार्केट्स की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और गिरावट देखने को मिली। दूसरा, क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में गोता लगा गया, 0.4% का डेंट पड़ता हुआ नजर आया और $47 प्रति बैरल के नीचे फिसला। वीकेंड के दौरान एक खबर ये आई कि वियना में तेल उत्पादन जो है उसको घटाने पर सहमति नहीं है। इसका असर इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड पर देखने को मिला। आज थोड़ा पुल बैक है, लेकिन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। कोई भी अनाउंसमेंट ब्याज दरों को लेकर बहुत मायने रखेगी। तो सबसे ज्यादा फोकस यूएस मार्केट्स में है अभी, और एशियन मार्केट्स काफी मिक्स ट्रेड कर रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी ऊपर हालांकि। बिल्कुल, 2 दिन की जो फेड की बैठक है वो आज से शुरू हुई है। कुछ भी महत्वपूर्ण निकला है इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी तो काफ़ी कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे ग्लोबल क्यूज आने वाले सेशंस के लिए भी। आज के लिए जो डेरिवेटिव डेटा में डेवलपमेंट हुई उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एफआईज ने तो हालांकि कैश मार्केट में बिकवाली ही की है, लेकिन डेरिवेटिव्स में स्पेशली उनका स्टांस क्या रहा है ये समझ लेते हैं, ताकि एक सेंस मिल पाए इंडेक्स के प्राइस बिहेवियर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रही है। बिल्कुल दीपाली, अगर आप डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मार्केट्स पूरी तरह से एक रेंज में ही है। बाजार चलने के लिए और टूटने के लिए दोनों ही मूड में कम से कम नहीं दिख रहा। हाँ, एक चीज आप कल दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग से समझ सकते हैं कि बाजार के अंदर जो वीकनेस है वो क्लियरली है। वो उस वजह से क्योंकि एफआईज का स्टांस पूरे ही महीने, ये सिर्फ आज के आंकड़े नहीं है जब एफआईज ने बिकवाली की है, अगर आप पूरा अक्टूबर का सेशन उठा के देखेंगे आपको एक क्लियर हो जाएगा एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई है और डीआईज खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो इतने क्वांटम में नहीं है कि बाजार को एक रेंज का ब्रेकआउट मिले, और रेंज का ब्रेकआउट नए हाई की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए वो जो ब्रेकआउट है वो बाजार के अंदर बिना एफआईज के पॉसिबल नहीं है, ये मार्केट कम से कम शो कर रहा है। इसलिए किसी भी डिप में
में खरीदारी तो करें, लेकिन किसी भी उछाल में बिकवाली कर सकते हैं। ये कम से कम डेरिवेटिव शीट्स ये क्लियरली इंडिकेट आपको करती हुई दिख रही है। अगर आप विक्स को भी देखेंगे आपको पता लगेगा कि बाजार थोड़ा ही गिर रहा है, लेकिन विक्स ज्यादा बढ़ रहा है परसेंटेज टर्म से 4-5% लास्ट के सेशन में बढ़ा। आप ये देख पा रहे हैं, ये दिवाली वाले सेशन का विक्स है जब बाजार सिर्फ 10 पॉइंट टूटा लेकिन विक्स 5% ऊपर हो गया। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर जो ट्रेडिंग के सौदे लॉन्ग साइड के खड़े थे वो थोड़े कमजोर हैं, इसलिए विक्स फटाक से ऊपर आ जाता है, बहुत जल्दी से ऊपर आता है। आप ऑप्शन ट्रेड देखें, 9000 की कॉल के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 8500 की पुट के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बाजार एक दायरे में देखना चाहता है अपने आप को, और वो दायरा शायद 8550 के नीचे का ना बने, क्योंकि पूरे अक्टूबर मंथ के महीने में हमने 8550 को क्लोजिंग बेसिस पर कम से कम नहीं देखा है, और यही इंडिकेशन इस समय डेरिवेटिव की शीट्स पे क्लियर आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ आपको चलना होगा। ध्यान इस चीज का भी रखना होगा कि यूएस इलेक्शंस के साथ साथ हम ईयर एंड की क्लोजिंग के जाएंगे, और यूपी में इलेक्शंस भी हैं, तो उसको लेके बजट फॉर्मेशन की तरफ भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारे इंडिकेटर्स कम से कम डेरिवेटिव शीट्स में कह रही है कि थोड़ा सोच संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। पोजीशन लॉन्ग साइड की है तो 8550 आपका डीप स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 8750 का एक स्टॉप लॉस रख लें। बिल्कुल, तो एक रेंज में ही कामकाज हो सकता है आज के सत्र में भी। अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो ज्यादा पहुंचेगा आपको, ज्यादा फायदा। इसलिए हम स्टॉक्स की बातचीत करेंगे, बताएंगे ऐसे शेयर्स आपको जहां पर आज खबरें हैं या फिर जो स्टॉक्स प्रीवियस सेशन में काफी एक्टिव रहे हैं। कुछ शेयर्स आपको बता देते हैं जहां पर काफी अच्छा रुझान हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा। इनफैक्ट बातचीत करेंगे स्टॉक्स के बारे में भी। अविनाश मौजूद है, उनका एक आउटलुक ले लेते हैं पहले मार्केट्स पर। अविनाश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी है अभी आपके बाजार को लेकर, ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत ज्यादा डोमेस्टिक फ्रंट पर कोई ऐसे क्यूज नहीं जो कोई डायरेक्शन दे, इंपॉर्टेंट रहेंगे यूएस मार्केट्स की डेवलपमेंट? नहीं, आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है कि क्लियरली जो ये हफ्ता रहेगा वो ऑब्वियसली एक काफ़ी इवेंट भरा हफ्ता रहेगा। यहाँ पे यूएस इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है वो तो हमको नेक्स्ट वीक पता चलेंगे, बट मेरे ख्याल से जो बड़े बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यहाँ से पॉलिसी स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, तो मार्केट्स इन ग्लोबल डेवलपमेंट्स को ज़्यादा नज़दीकी से देखेगी। और क्लियरली जो यूएस इलेक्शंस का जो नतीजा आएगा उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली आईटी फार्मा पे तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो थोड़ी बहुत और एफआई सेलिंग आएगी। तो मेरे ख्याल से क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही बेहतर रहेगा। और मेरे ख्याल से नतीजों का भी सीजन अभी मेरे ख्याल से कल परसों बड़े फ्रंटलाइन कंपनी जैसे महिंद्रा और फ्रंटलाइन कंपनीज रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे फोकस करना शायद ठीक रहेगा। इंडेक्स पे शायद मुझे लग रहा है कि 8550 एक अच्छा सपोर्ट लेवल प्रूव हो सकता है एटलीस्ट फॉर दिस वीक। और 8730 जब तक हम क्रॉस नहीं करते तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी तेजी आएगी। आई थिंक मार्केट एक छोटे दायरे में ही रहना चाहिए। अविनाश, मॉर्निंग। जिस तरह का इंडिकेशन अगर आप देखें तो ऑटो सेल्स के नंबर भी अब आना शुरू हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल कोर डोमेस्टिक फ्रंट के हिसाब से हैं। उनका ग्लोबली प्रेजेंस कुछ ज़्यादा लेना देना होगा नहीं, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट का। आप इस सेगमेंट में कोई ऐसा पसंदीदा शेयर आपको लग रहा हो जो सेल्स नंबर ठीक है, मॉनसून ठीक है, त्योहारी मांग ठीक ठाक नंबर्स के साथ आ रही है, आपको लग रहा है कोई शेयर ठीक इसमें से? मुझे लग रहा है कि क्लियरली यहाँ पे अगर हम चूज़ करें तो टीवीएस मोटर्स मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि टीवीएस मोटर्स ने जिस प्रकार के वॉल्यूम नंबर्स हमको लास्ट 2 क्वार्टर से दिखाए काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट Q2 के नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ गए। इनफैक्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेके और वॉल्यूम ग्रोथ को लेके इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 30% बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर सेक्टर में एक अच्छा विकल्प हो सकता है, यानी कि अगर ट्रेडिंग की बात करें। और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर्स को डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। गुरांग, शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में समय देने के लिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही जानना चाहता हूं, जिनके पास सौदे खड़े हैं निफ्टी के लॉन्ग साइड पे, वो करें क्या इस सीरीज के अंदर? शुक्रिया डिम्पी और सुप्रभात। पहले तो आपको अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है तो उछाल पर बिकवाली की राय होगी, क्योंकि एक दायरे में हम हैं और ये दायरा बहुत जल्दी हम ना तो नीचे की तरफ तोड़ेंगे और ना ही ऊपर की तरफ आपको निर्णायक तरीके से दायरे मिलेंगे। और ये जो दायरा मैं बात कर रहा हूँ वो है 8500, 8550 नीचे की तरफ निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, और 8600, 8650 ऊपर की तरफ। अब जब तक हम इस दोनों पड़ाव के बीच में काम करते हैं तब तक तो हम सुरक्षित हैं। अगर 8500 के नीचे जा कर के कभी भी बंद दिया तब मेरे ख्याल से नीचे का दायरा और खुल सकता है, जो कि मुझे हाल फिलहाल नहीं लग रहा है कि वो संभव होगा।
हाँ, लेकिन दूसरी तरफ 8,660 8,700 के ऊपर चलते आपको फिर से एक टेल विंड मिलेगी। और जहाँ तक रहा नतीजों का सवाल, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको जो आंकड़े आए हैं वो बड़ी निराशा नहीं किए, उल्टा कुछ संकेत आपको मिल रहे हैं कि आने वाले तिमाही के नतीजे बेहतर होंगे। चुनिंदा क्षेत्र और स्टॉक्स में जो नतीजे आए हैं तिमाही, उसके पश्चात खरीदारी की राय होगी लंबी अवधि के नज़रिए से। जी, खबरों वाले शेयर्स अब देख लेते हैं जहां पर आज न्यूज़ फ्लो है, और न्यूज़ फ्लो के आधार पर ताकि अपनी स्ट्रैटेजी आप डिसाइड कर सकें। सबसे पहले ओएमसीज और एविएशन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। क्रूड क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में करेक्ट हुआ है, $46-48 के आसपास नाइमेक्स और ब्रेंट क्रूड कामकाज कर रहा है, तो एक ये खबर है जिसकी वजह से एक ट्रिगर मिल सकता है अपसाइड की ओर इन शेयरों को। और ओएमसीज के लिए एक न्यूज़ फ्लो ये भी है कि सब्सिडाइज सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं, और गैर सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमतों में भी ₹37 प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है। HPCL, BPCL, IOC तीनों ही ये परफॉर्मर्स रहे भी हैं। इन लेवल्स पर अविनाश कोई स्टॉक आप पिक कर रहे हैं ओएमसी से, और साथ ही एविएशन में स्पेशली जेट एयरवेज पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है आज के सेशन के लिए? दीपाली, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो डेफिनेटली ये जो न्यूज़ फ्लो है वो पॉजिटिव है, और हाल ही में हमने देखा है कि ऑयल के प्राइसेस में 3-4% की गिरावट आई है, तो यहाँ पे IOC एक डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कॉल हो सकता है। स्टॉक एक्स बोनस जा चुका है, लेकिन अगर हम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स की बात करें तो GRMs और वॉल्यूम ग्रोथ और थ्रूपुट की बात करें तो IOC में डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। रही बात जेट एयरवेज की, तो इसको भी डेफिनेटली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो क्रूड के प्राइसेस अगर बढ़ते नहीं हैं और यहाँ पे सॉफ्टनेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा शॉर्ट टर्म कॉल हो सकता है। बट मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ज़्यादा फायदा होगा, तो IOC पे डेफिनेटली नज़र रखें। ठीक है गौरांग, आप कोई सेक्टर या फिर स्टॉक्स जिस पे ज़्यादा बुलिश हैं आप कोई शेयर करना चाहेंगे? दो निवेश के लिहाज से डिम्पी हमने लंबी अवधि के नज़रिए से स्टॉक्स को आइडेंटिफाइड किया है, और ये ज़्यादातर तो जो नतीजा है उसके पश्चात का मैं व्यू दे रहा हूँ आपको। और एक्सिस बैंक, दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक, करेक्शन आ गया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मध्यम अवधि के नज़रिए से निवेश करें तो 540 का लक्ष्य निर्धारित हो सकता है। और एक है दूसरी कंपनी LG बालकृष्ण, यहाँ पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए 785 का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी, आरती इंडस्ट्रीज और आरती ड्रग्स, इन दोनों स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए। पिछले कुछ सेशंस में हमने अच्छी बाइंग इन स्टॉक्स में देखी है, और खबर भी है कि दोनों ही कंपनियों का बायबैक आज ओपन होगा। आरती इंडस्ट्रीज का बायबैक प्राइस तय किया है कंपनी ने ₹800 प्रति शेयर, और आरती ड्रग्स में बायबैक प्राइस है ₹750 प्रति शेयर। गौरांग, आपके कॉमेंट्स क्या हैं इन दोनों स्टॉक्स पर? अनफॉर्चुनेटली आरती इंडस्ट्रीज़ पर हमारी कवरेज थी दीपाली, सॉरी पहले तो सुप्रभात आपको, और वो लक्ष्य मुकम्मल हो चुके हैं, और रिन्यूड टारगेट्स फिर से हमने निकाले नहीं हैं। हालांकि हमारे रडार पर ये कंपनी है, मगर बुनियादी तौर पर कोई ऐसे लक्ष्य नहीं निकाले, और ये ट्रिगर के चलते शायद आपको थोड़ा बहुत मिला जुला सा रुझान देखने मिले। ठीक है अविनाश, एक बॉश पे भी खबर आई कि उन्होंने अपने जयपुर का जो प्लांट है उस पर कामकाज को बंद कर दिया है, और वहाँ से थोड़ा नुकसान भी इनको मिल रहा था क्योंकि राजस्थान स्टेट पोल्यूशन बोर्ड की तरफ। हालांकि इसका रिएक्शन थोड़ा बहुत मुहूर्त ट्रेडिंग में भी आया था, क्योंकि खबर पहले भी आ चुकी थी सिस्टम में, लेकिन अभी भी आज शायद बड़ा रिएक्शन इस पे आए। बॉश को आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? थोड़ा बड़ा शेयर है। डिम्पी, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली एक सेटबैक है, क्योंकि इन्होंने जयपुर फैसिलिटी के लिए काफ़ी पैसा लगाया था, और ये यूनिट में हमने लगातार देखा था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी कम थी। इनफैक्ट ये यूनिट इनके कमर्शियल व्हीकल मार्केट को सप्लाई करती है, और अगर ये यूनिट कहीं कारण से बंद होती है तो डेफिनेटली आपको एक 2-3% का और एक डाउन टिक आज देखने को मिल सकता है। जी, एक बायोकॉन पर खबर है कि दुनिया की टॉप 10 बायोटेक कंपनियों में शामिल हुई है ये कंपनी, और बायोटेक कंपनियों में शामिल होने वाली पहली एशियन कंपनी है। बायोकॉन ऑलरेडी हालांकि काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुका है, और गौरांग, अर्निंग्स के बाद हमने देखा था कि जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई थी वो भी मिक्स्ड रही थी, या तो होल्ड या फिर सेल की राय दी जा रही थी, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप दिखा चुका है, और जो भी पॉजिटिव्स हैं शायद वो इस प्राइस पर फैक्टर्ड इन है। आप क्या कर रहे हैं? इन स्तरों पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी निवेशकों को होल्ड रखना चाहिए, या फिर बाइंग का भी स्कोप दिख रहा है? तो दो पहलू है यहाँ पर दीपाली, और ये एक ऐसा मिड कैप फार्मा स्टॉक है जिन्होंने पिछले साल 2 साल में करीबन 2 गुना रिटर्न दिया है, क्योंकि ये करीबन 400-450 के बीच में काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया,
और ये जो हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं दीपाली, ये इसका फल जो इनको मिल रहा है, जो निवेश इन्होंने R&D में करीबन 2 या 3 साल पहले किया था, और जिसके आधार पर आज जो भी उन्होंने लॉन्च किए हैं बायोसिमिलर ड्रग्स और वो एक्टिविटी, वहाँ पर काफ़ी बेहतर रुझान देखने मिला। अब मैं मानता हूँ कि जो रन अप आ चुका है उसके नज़रिए से अगर छोटी मध्यम अवधि का नज़रिया है तो मुनाफा बांध ले, लंबी अवधि के नज़रिए से बने हुए हैं और अगर ऊपरी स्तर पर है और कुछ करेक्शन देखने मिलता है तो और जोड़े। मुझे लग रहा है नतीजों के आधार पर और न्यू लॉन्चेस और न्यू डिस्कवरीज़ के आधार पर इनको काफ़ी कुछ बैलेंस शीट पर इजाफे देखने मिल सकते हैं, तिमाही नतीजे यहाँ से और भी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छा रनअप देखा है, उसके कारण शायद थोड़ा कंसोलिडेट हो, मुनाफा वसूली भी हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहे। कोई भी गिरावट आती है तो निवेश बढ़ाएं और नया निवेश भी कर सकते हैं।